ओके, तो हम लोग अभी फूड चेन को देखेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन नोन एज फूड चेन, ये सिंपल डेफिनेशन है हमारे यहाँ पे। तो किस सीक्वेंस से कौन किसको कैसे खा रहा है और कैसे खुद को खाने के लिए रेडी रख रहा है, इस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं फूड चेन को। सो समवन इज द फूड फॉर अदर, हमने इसके पहले भी देखा कि भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड के तौर पे काम कर रहा है। सो टू मेजर फूड चेन्स आर देयर, वन इज ग्रेजिंग एंड अदर इज डेट्रिटियस। अब ये ग्रेजिंग के अंदर क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, जो बनाने वाले हैं ऐसे वहाँ से शुरू हो रहा है, एंड इज द ग्रीन प्लांट। जनरली हमारे सारे जो घास और जो हमारे खेती की उत्पाद है वो सारे ग्रेजिंग में आ रहे हैं, यानी एक प्रकार से उगना शुरू हो गया ग्रास और अलग प्रकार की वनस्पतियाँ। सो ये हमारा टेरेस्ट्रियल, मरीन और पॉन्ड के अंदर भी होता है। हमारी पहले इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी जो हमारे पर्वत और जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हमारा टेरेस्ट्रियल जो सिस्टम है, वहाँ पे ये इकोसिस्टम हमको अलग प्रकार से देखने को मिल रही। मरीन के अंदर यानी समुद्र के अंदर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे इकोसिस्टम अलग वहाँ पे काम कर रही है। और दूसरा है पॉन्ड के अंदर, यानी तालाब के अंदर भी ये इस प्रकार से हो रहा है। तो ये जो है ग्रेजिंग जो है ये है स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, यानी अभी अलग अलग प्रकार के ग्रीन प्लांट्स, तो वो पहाड़ी पे भी उगते हैं, वो समुद्र में भी उगते हैं, वो तालाब के किनारे भी उगते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर के तरफ पे काम कर रहे हैं। सो दैट फूड चेन इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन, हम लोग अभी पिक्चर में देखेंगे उसको। एंड देन अदर इज डेट्रिटियस, सो इट स्टार्ट्स विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब भी कोई पेशी मृत हो गई तो उसके ऊपर से वहाँ से शुरू हो जाती है प्रोसेस, हमारी जो फूड चेन है वो वहाँ से शुरू होती है, फूड चेन हमारी वो वहाँ से शुरू होती है। सो जनरल ये जैसा है मैनग्रोव इकोसिस्टम जो है हमारी, ये यहाँ पर ये सारा डेट्रिटियस यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो काम करता है। तो वहाँ से हमारा पूरा आगे का जो चेन है फूड का वो वहाँ से शुरू होता है। तो इस प्रकार से जैसा हम लोग इसको अभी अलग अलग जगह समझेंगे, सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन यदि हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता है कि सनलाइट की वजह से क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके हमारा ये जो है अलग अलग प्रकार का घास या फिर वनस्पतियाँ बन रही है, उसको फिर खा रहा है डियर और डियर को खा रहा है फिर लायन। तो ये हो गया एक प्रकार से फूड चेन। तो यहाँ पे शेर को जिंदा रहना है तो उसको डियर को भी जिंदा रखना पड़ेगा, और डियर को जिंदा रखना है तो घास भी जिंदा रखनी पड़ेंगी, और घास जिंदा रखने के लिए अपने को इकोसिस्टम लगेंगे। फिर यहाँ पर बीच में सारे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे कि जो ये सारे चेन को भी कवर करेंगे। तो ये हो गई हमारी सिंपल फूड चेन। फिर ग्रेजिंग फूड चेन में हम लोग यहाँ पे यदि टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात यदि करेंगे तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में भी क्या हो रहा है कि देखो ये हमारे सारे अबायोटिक कंपोनेंट है, सन, एयर, वाटर और सॉइल, ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ही। इनसे जो है ये जो प्रोड्यूसर्स है हमारे, यानी अलग अलग प्रकार के जो भी ट्रीज और प्लांट्स है ये सारा अपना फूड बना रहे हैं यहाँ पे। फिर यानी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इसी में आ रहा है, और अलग अलग प्रकार के झाड़, फल, फूल, पौधे सारे जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के तौर पे बन रहे हैं। इनको खा के फिर हमारे अलग अलग एनिमल्स बन रहे हैं, यानी शाकाहारी या हर्बीवोरस जो है ये फिर हमारे कंज्यूमर्स है। तो हम भी खा रहे हैं उसको, फल और जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसको हम लोग खा रहे हैं, ह्यूमन बींग। जो जानवर है वो विशिष्ट प्रकार के वनस्पतियाँ खा के जिंदा रह रहे, और कुछ खरगोश या ऐसे जो है वो जो इनके लिए फिर घास या विशिष्ट प्रकार के ऐसे जो छोटे जो है वो यहाँ पर उनको मिल रहा है। सो दे आर कंज्यूमर्स। ये आगे हर्बीवोरस हमारे पर्टिकुलरली शाकाहारी। फिर इनको शाकाहारी को खाने वाले कुछ ओमनीवोरस भी है यहाँ पे, तो ये कंज्यूमर है यहाँ पर, ये भी कंज्यूमर ही है, लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्योंकि सबसे पहले तो ये प्रोड्यूसर को कंज्यूम कौन कर रहा है, ये वाला, इसको ये कंज्यूम कर रहा है। और इसके बाद में फिर यहाँ पे कार्निवोरस भी आ गए। फिर ये जो ये है ये दोनों भी है, यानी ये सिर्फ मांस खा रहा है, लेकिन ये मांस भी खाते हैं और फल फूड भी खाते हैं। खारुताई जैसा दिखाई गया यहाँ पे, या फॉक्स दिखाया गया है, तो ये दोनों फूड पे जिंदा रहने वाले एनिमल्स है। और इनके लिए अब ये यदि मृत हो गए, ये यदि मर गए, तो इनको खाने वाले भी डेट्रिवोरस है फिर यहाँ पे, जैसा गिधाड़ वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, या कौवे बोलते हैं, या ऐसे कोई शिकारी पक्षी है, या जो गरुड़ वगैरह है, इस प्रकार के जो बर्ड्स है, वो बर्ड्स को इनको यही चाहिए, मृत पेशियाँ जो इनकी है मरने के बाद में, कि वो खा सकते। और उसके अलावा फिर वो ये जो बर्ड्स है ये कुछ डिपेंडेंट है इस पे भी। अब ये जो इन्होंने जो एनिमल का जो समझ लो डेड हो गया, वो तो जो डेड स्पेसी है वो
जब तक थोड़ी डेड है, यानी जब तक थोड़ी वहाँ पे फ्लूइड या उसको वहाँ पे कुछ तो भी मिल रहा है, तब तक ही उसको पक्षी खाएंगे। सड़ा हुआ मांस पक्षी कभी नहीं खाता। तुरंत जो डेड हो चुका है उसके अंदर भी वो ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा फ्रेश न्यूट्रिएंट तो अवेलेबल ही है ना, तब तक वो फ्रेश न्यूट्रिएंट को खाने के लिए बर्ड आ सकते। लेकिन अब वो पूरा खत्म होते आ रहा है, तो फिर वहाँ पर उसको खाने वाले ऐसे छोटे छोटे कीड़क भी है वहाँ पे, फिर उसके यहाँ पे फंगस भी बढ़ जाती है वहाँ पे। तो जहाँ पे सड़ा हुआ पदार्थ है वहाँ पे आपको मच्छर या इस प्रकार के ऐसे छोटे जो अपने एनिमल्स है वो भी आपको वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है ये हो गए डेट्रियोरस। और फिर ये क्या कर रहे हैं कि वो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको खा के उसको उन्होंने, इनकी जो एक्सक्रीटा है वो एक प्रकार की सॉइलिज है। डिकम्पोज नहीं हो गया, डिकम्पोज अलग चीज हो गया। ये सिर्फ उसको कन्वर्ट कर रहे, ये कन्वर्ट कर रहे। और ये फिर से जो इनके वजह से जो इनकी जो एक्सक्रीटा है वो एक प्रकार से फिर से सॉइल ही बन जा रही, यानी नेचर में वापस चले जा रही वो। तो इस प्रकार से हमारा जो ये ग्रेजिंग फूड चेन है, यानी जो घास से शुरू हो रही वो वाली फूड चेन हमारी यहाँ पे चल रही है। तो ये हमको पर्वतीय जो हमारे ये एरिया है, जो पर्वतीय श्रृंखला जो है, जनरली वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो अलग अलग जगह पे जंगल में आपको यही फूड चेन मिलेगी। फिर यदि मरीन के अंदर हम लोग जाते हैं तो मरीन के अंदर हमको इस प्रकार की फूड चेन मिलेंगी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सा बड़ी व्हेल को जिंदा रहने के लिए आपको छोटे ये इस बड़े यानी लार्ज फिश या ऐसे फिश की जरूरत है। ये फिश को जिंदा रहने के लिए थोड़े छोटे फिश, और उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है यानी फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बोले तो जो हरित द्रव्य जो रहता है पानी के ऊपर, वो जो हरे छोटे छोटे झाड़ या अपने आप से कुछ पौधे निकलते, क्योंकि उनको सनलाइट मिलता है, सनलाइट की वजह से उनकी ग्रोथ हो रही। तो वो ग्रोथ के वजह से उनका जड़ बन रहा, उनका स्टेम बन रहा, उनको फूल लग रहे हैं, या उनको वहाँ पर भी छोटा छोटा सब छोटे छोटे पेड़ बन रहे हैं, वहाँ पे भी उनको भी वहाँ पे कुछ फल लग रहे हैं। वो फल खाने वाले भी कुछ वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, या इस प्रकार से उन पेड़ों के जो जड़ है या उनके जो झाड़ की पत्तियाँ है उसको भी खाने वाले हैं। तो वो हो गए फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले यहाँ पे मरीन के अंदर अपना क्लोरोफिल और सनलाइट और टेम्परेचर और पानी के जरिए अपना फूड बनाते हैं। वो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले फिर जूप्लैंक्टन है। फिर ये थोड़ी अलग प्रकार की पेशियाँ है जो ये फाइटोप्लैंक्टन को खाती है यहाँ पे। और फिर ये जो छोटे छोटे जूप्लैंक्टन है, ये यानी एनिमल है, ये सारे छोटे छोटे एनिमल्स है ये। और ये एनिमल को खाने वाली फिर फिश है, ये एनिमल को खाने वाली फिर फिश है। तो यहाँ पे जितने भी अपने को जो से तैरने वाले छोटे छोटे रेप्टाइल्स या कीड़े हमको पानी के अंदर दिखते, तो वो जो सारे हैं वो सारे जूप्लैंक्टन में आ गए। एक दिख नहीं, अभी इनकी साइज भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, फिर थोड़ी इनकी साइज भी बड़ी हो रही है ना। तो ये सारा सिस्टम पैरेलल में चलेगा यहाँ पे। और इसको फिर फिश खा रही है, फिर इसको बड़ी फिश खा रही है, इसको फिर बड़ी फिश खा रही है। तो इस प्रकार से ये फूड चेन जो है एक जगह से शुरू हो रही, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर से शुरू हो रही और वो यहाँ पर आखिरी तक का पहुँच रही। तो यहाँ पर भी एनर्जी का फ्लो। अब ये फिर यदि हम लोग अभी इसकी बात करेंगे तो फिर व्हेल को हम लोग पकड़ रहे, तो वो भी एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही, फिर उसको हम लोग यूज़ कर रहे। उसका फिर अलग अलग प्रकार का जो ऑयल निकालना है उसमें से, उसका जो स्किन है या उसका जो ये जो है मांस जो है, वो सब अलग अलग प्रकार के प्रोसेस करके, तो एनर्जी का फ्लो तो बना ही रह रहा है कंटिन्यूअसली। लेकिन ये पर्टिकुलरली होगी मरीन की फूड चेन। फिर इसी प्रकार से हमारा यदि हम लोग किसी एक इकोसिस्टम के अंदर जो एक पर्टिकुलर एंटिटी है उसकी यदि हम लोग देखते हैं, तो वो भी एक प्रकार से एक चेन बनाता है कोई भी। जैसा भी हम लोग आउल का बोल रहे, यदि बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो ये प्लांट है ये अपना सबसे पहले एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या एनर्जी या न्यूट्रिएंट का साइकिल करके उनकी ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ होने के बाद में इनको खाने वाले इंसेक्ट बन जा रहे होंगे। तो ये हो रहे अपने हर्बिवोरस कंज्यूमर्स। जैसा कि अभी आपने देखा था कि पंजाब में वो टिड्डे आ गए थे, बहुत सारे प्रकार के आ गए। तो वो क्या है, वो तो वो उसको दाने खा रहे हैं ना, उसके जो खेतों में जो क्रॉप आया है उसको खा रहे हैं। तो एक प्रकार से वो हर्बिवोरस ही है, तो वो कंज्यूम कर रहे हैं। और वो कीड़ों को खाने के लिए उनके पीछे भी पक्षी उड़ रहे, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स, क्योंकि उनको बहुत सारे टिड्डे मिल रहे हैं एक साथ में खाने के लिए। तो वो इस प्रकार से फिर जो हमारे ऐसे माउस या इस प्रकार से जो रेप्टाइल्स है, ये माउस
जो है अपनों को, या फिर सांप, या ऐसे कई सारे छोटे छोटे है एनिमल्स है कि जो ये इनको इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो वो इंसेक्ट्स को खाने वाला जनरली, अब आउल के इस रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जो पेड़ पौधे के जो अलग अलग दाने या फल ऐसा होता है ना, उसको इंसेक्ट खाते। और ये इंसेक्ट को खाने वाला इस प्रकार के माउस के जैसे छोटे एनिमल है, और पर्टिकुलरली माउस को खाने वाला आउल है। तो ये आउल की फूड चेन हो गई। तो ये हो गया कार्निवरस या कंज्यूमर एक प्रकार का, लेकिन ये अभी ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर। तो ये भी एनर्जी कंज्यूम ही कर रहा है जो यहाँ से बनी। तो इस प्रकार से हम लोग फूड चेन को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे डेट्रिटियस फूड चेन जो है, तो यहाँ पर यदि समझ लो एक पत्ता है झाड़ से गिर के डेड हो गया, तो वो अपने आप से सूख जाएगा, और सूख जाने के बाद में वो जो है इस प्रकार के सो जैसे उधड़ी है या ऐसे प्रकार के जो छोटे छोटे कीड़े हैं, वो कीड़े वो पत्तों को खा जाते, क्योंकि उस प्रकार का जो वो पत्ते के अंदर जो भी प्रकार के केमिकल या जो भी प्रकार का फूड है वही उसका फूड है, उसको खाने वाले। अब जैसा अपने को ये लकड़ी में उधड़ी लगती, तो लकड़ी में तो वैसा तो कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं देखा जाएगा, तो लेकिन उनका सिस्टम ही ऐसा बने वाला है कि वो लकड़ी को ही खाते एक प्रकार से। तो इस प्रकार से वो उसको खा रहे, और उसको खाने वाले फिर ये इस प्रकार के बर्ड्स है। अब अभी देखेंगे कि जब खेत नांगरना शुरू होता, खेत को जब जोतते हैं और जब वो मिट्टी को उकेरते हैं ऐसा, तो उसके पीछे अलग अलग प्रकार के बर्ड्स जो है ना, वो फार्मर के पीछे भी जाते हैं। क्यों जाते हैं कि जैसा उसको अर्थवर्म है या फिर अलग अलग प्रकार के जो कीड़े हैं ना, वो जो जमीन के ऊपर के लेयर में रहते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं ना, तो उनको तुरंत खाने के लिए फिर वो वहाँ पर बर्ड्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मृत एनिमल से भी, यानी मृत डेड ऑर्गेनिज्म से भी हमारी फूड चेन जो है शुरू होती है। फिर ये बर्ड को खाने वाला दूसरा कोई तो भी बर्ड या एनिमल है, फिर वो एनिमल को खाने वाला दूसरा कोई तो भी एनिमल है। तो इस प्रकार से वो फूड चेन आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से यदि ये कोई मृत पेशी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई मृत पेशी है, तो इस मृत पेशी को खाने वाले इस प्रकार के, जैसा गांडूर बोलो, इस प्रकार के भी फीडर्स है कि जो ये मृत पेशी को ही खाते हैं। हमने जैसा बोला यहाँ पे कि अभी आप कोई एक आधा मांस यदि बाहर पड़ा रहा, तो वहाँ पे देखो थोड़ी देर से आपको उसके अंदर अपने आप से कीड़े दिखना चालू हो जाएंगे, एकदम बारीक बारीक कीड़े दिखेंगे वहाँ पे। पास में जाने के बाद भी समझ में आता अपने को, वैसा नहीं समझ में आता। और उसमें भी वेराइटी मिलेंगे आपको, कुछ फ्लाइज वाले होंगे, उसको पंख वाले मक्खी के जैसे भी होंगे वहाँ पे, कि जो मक्खियाँ भी आ जाएंगे, मतलब कुछ विशिष्ट प्रकार की मक्खियाँ भी वो डेड एनिमल या डेड ऑर्गेनिज्म है ना, उसके ऊपर जाके बैठती, क्योंकि वो शाकाहारी नहीं, वो कार्निवोरस ही है। वो उसमें से जो न्यूट्रिएंट उनको चाहिए वो चून को बराबर खा ले रहे। या जैसा भी आपको देखेंगे कि गोबर यदि पड़ा रहा, तो उसके अंदर वो जो काला भूंगा जो रहता है कि नहीं, वो बराबर वहीं आ जाता उसके ऊपर। तो वो फूड को, गोबर को खा के फिर वो उसको अलग पदार्थ में बदल देता। वो कीड़े को खाने वाला पक्षी है, फिर वो पक्षी उसको कीड़े को खा लेता। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रिएंट है वो फ्लो हो रहा है एक प्रकार से। तो यहाँ पर भी, इसके अंदर भी, यानी ये जो डेट्रिटस फूड चेन है, इसके अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। अब यहाँ पर हमने ये जैसा ये प्राणी बोला, तो इसको भी खाने वाला दूसरा प्राणी है ही। यदि कोई जंगल में खरगोश नहीं मिला, तो किसी भी प्रकार के प्राणी को मार के खा सकता है शेर एक प्रकार से। तो वो टर्सरी कंज्यूमर भी है वहाँ पे। तो ये सारी फूड चेन अलग अलग जगह, यानी सभी जगह पे जहाँ पर भी है वहाँ पे चल रही है। फिर है मैनग्रोव इकोसिस्टम। अब ये मैनग्रोव में, जैसा कि यहाँ पे सूरज के हिसाब से हम लोग यदि प्लांटेशन किया बहुत सारा, तो बहुत सारे पेड़ हमने लगाए, जंगल हमने ऐसा एक वनीकरण के जैसा बना दिया, तो यहाँ पर भी अपने आप से फिर कुछ पेशियाँ जो है वो डेट्रिटस भी हो रही है। फिर यहाँ पर अपने को इस प्रकार के जो मकड़ियाँ वगैरह जो है ये भी बन रहा है यहाँ पर जंगल के अंदर। अनडिस्टर्ब एरिया है, तो ऐसे जगह पे फिर ये जो है, ये इसमें से भी कुछ ऐसी स्पेसीज है कि जो स्पेसीज पानी में भी रह सकती और ज़मीन पे भी रह सकती। तो यदि वो पानी में जा रही है तो उसको खाने वाले फिर स्मॉल फिश भी है। उसके अलावा फिर सूरज से हम लोग देखेंगे यदि ग्रास बढ़ गया, तो इसमें से भी जो ग्रास कुछ तो भी खत्म हो जा रहा, तो ये जो सड़ा हुआ घास है, ऑर्गेनिक मैटर, उसको भी खाने वाले यहाँ पर मरीन वार्म्स भी है कुछ तो भी, कि जो पानी के अंदर भी रहने वाले हैं। या फिर यहाँ पर वेडिंग बर्ड्स है जो सिर्फ समुद्र, अपने तालाब के किनारे में जो रहते हैं ना, वो क्यों रहते हैं? इस प्रकार के मरीन वार्म्स जो है, जो ये दूसरे डेट्रिटियस मटेरियल को खा रहे, तो उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उनको खाने के लिए दूसरे बर्ड भी वहाँ पर रेडी है। तो इस प्रकार से ये मैनग्रोव इकोसिस्टम में भी अपना काम चलता है, एनर्जी का फ्लो चल रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से पेड़ का यदि हम सोचेंगे, तो देखो जैसा ये झाड़ का पत्ता जो है, इसको एक एनिमल ने खाया या कीड़े ने खाया, और उसको खाने वाला फिर दूसरा बड़ा कीड़ा है, उसको खाने वाला फिर दूसरी फिश है। यदि ये पानी में जा रहा है
तो ये फिश है। अब ये सारा सिस्टम अबायोटिक कंपोनेंट से भी चलता है, ध्यान में रखो। जो हमारे जो नेचुरल सिस्टम बनी है उसमें कैसा है कि समझ लो अभी ये ऐसे पत्ते आ गए, अब वो पत्ते को खाने वाले आपने बोला कि कितने ऐसे कीड़े होंगे, वो नहीं भी होंगे तो बारिश में वो पत्ते बह के दूसरे जगह पे जाएंगे, दूसरे इकोसिस्टम में जाके रिसाइड हो जाएंगे। फिर वो वहाँ पे उनके दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स जो है उनके अपने आप से रिएक्शन चलेंगी। ऐसा करते करते वो पानी के अंदर समुद्र में जाके पहुंच जाते आखिरी में, यानी जो बच जाते वो बह के पूरा समुद्र में चले जाते। तो ये सारे फिर वहाँ पे समुद्र में सॉल्टी वाटर की वजह से वहाँ पे वो नहीं जिंदा रह सकते, और उनको ऑक्सीजन भी, क्योंकि उनको ज़मीन पर रहने की आदत रहती। तो ऐसा भी है, जब ये बारिश और पूर और इस प्रकार का जो आता है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बह के आखिर में सारे तो लेक में चले जाते। तो वहाँ पे फिर वो क्या है, वो मृत हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि खारा पानी भी है वहाँ पे। उनको जो रहने की जो इकोसिस्टम है वो तो डिस्टर्ब होगी पूरी, लेकिन वो वहाँ पे जाके मृत हो जाते। फिर वो मृत हो गए कि उनको फिश खा रहे, फिर तो वो फिश को फिर बड़ी फिश खा रहे, फिर ऐसे ही बड़े फिश को खाने वाले बर्ड्स भी है, फिर वो एनर्जी को फिर से जमीन पे ला रहे, क्योंकि वो जो मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बह के पानी में गया था, उसको खा के जो फिश ग्रो हो गई, वो फिश को खा के बर्ड बड़ा हो रहा है, और वो बर्ड को खा के फिर ह्यूमन बीइंग या फिर दूसरे अदर एनिमल कार्निवोरस वो भी जिंदा रह रहे। इसीलिए उसको बोला गया है शब्द चेन। चेन जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं वो इसीलिए है कि ये कहीं भी रुकती नहीं है चेन। वो भला ही कुछ देर के लिए अलग हो जाती तो उसकी और एक कड़ी बन के फिर वहीं आ जाती, चेन वहीं से बन जाती, फिर दूसरे जगह पे वो चेन ब्रेक हो गई और कोई दूसरी कड़ी बन जाती, लेकिन फिर वापस आती वहीं पे। सो ये दिस इज द फूड चेन। ये अलग अलग अबायोटिक कंपोनेंट के साथ में अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने आप से काम कर रही, बट इट इज अगेन ए चेन। तो ये रिएक्शन है कंटिन्यूअस, इसलिए हम उसको फूड चेन बोल रहे हैं। अब ये फूड चेन के अंदर जो अलग अलग पार्ट जो बन रहे हैं, यानी नो फूड चेन इज आइसोलेटेड। जैसा मैंने बोला ये सब एक में एक से रिलेटेड है। अब इसमें ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज ए वेरियस लेवल एट द डिफरेंट फूड चेन। तो अभी इसके अंदर फूड वेब बन रही, फिर यानी जो एक हिस्सा थोड़ा अलग हो रहा वो एक वेब के तरफ काम कर रहा, लेकिन वो पार्ट है चेन का ही। तो पर्टिकुलर एक एक बीच बीच में अपने यहाँ पे कुछ फूड वेब बन रही है। सो फीड ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे जो लोग हैं ये अपने फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फूड चेन। तो ये ऐसे भी कॉम्प्लेक्स फूड चेन कई जगह पे है कि जहाँ पे आप सिर्फ एक ही टाइप का पैटर्न नहीं बता सकते। जैसा कि हमने देखा कि घास खा के छोटा एनिमल, फिर बड़ा एनिमल उसको खा के शेर, और इस प्रकार से वो चेन बनी है करके। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स चेन नहीं है, वहाँ पे कई सारे ऐसे अलग अलग एनर्जी और न्यूट्रिएंट के फ्लो हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड चेन भी वहाँ पे मिलती है अपने को। अब फूड वेब की बात करेंगे तो फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ द फूड चेन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड एट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। यही मैंने बोला कि एक ही चेन नहीं है ऐसी। अब ये एक चेन में से बीच में से फिर और एक दूसरी चेन बन गई उधर, वो और एक लेवल बन गई, वो दूसरे लेवल पे दूसरी लेवल पर। तो कुछ जो चेन है वो कुछ ग्रास के वहीं पे बन रही, यानी ग्रास के अंदर भी बारीक बारीक कीड़े बन रहे हैं वहाँ पे, और वही वहाँ पे उसको खाने वाले बड़े कीड़े बन रहे, वार्म बन रहे, और वो वार्म जो है उनको खाने वाले वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल भी बन रहे, और वो एनिमल वहीं पे डेड हो जा रहे हैं, और उनका एक्सक्रीटा या उनका वेस्ट वही ग्रास में जा रहा, और फिर वहीं से ग्रास भी बढ़ रहा। तो वहीं पे एक छोटी सी एक चेन बन गई उनकी भी। यानी अपन आगे लेवल पे जाने के बजाय वो उनके प्रोड्यूसर के वहीं पे उनकी एक चेन बन जाती। तो इस प्रकार से जो फूड वेब जो है ये एक फूड चेन का नेटवर्क है, यानी मल्टीपल नंबर ऑफ फूड चेन्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं फूड वेब। सो दैट देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय द ईच ट्रॉपिकल लेवल। तो अलग अलग फूड चेन में का अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग लेवल पे दूसरे के लिए खाद्य बन रहा है, और या फिर खाने वाला बन रहा है, कंज्यूमर बन रहा है या प्रोड्यूसर बन रहा है। और इस प्रकार से जो फूड वेब जो है ये एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर की यदि फूड वेब देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है। हम लोग यदि बोलेंगे तो सिर्फ ग्रीन प्लांट या ग्रास जो है उसको खाने वाले छोटे माउस या फिर रैबिट के जैसे भी एनिमल है। अब ये सिर्फ इसका बात यदि करेंगे हम तो खरगोश को खाने वाला कोल्ला या लांडगा हम लोग जैसा बोलते, वो वाले भी वाइल्ड जो लाइफ है उसमें से एनिमल है, ये भी है। इसी प्रकार से ये घास को खाने वाली जो हमारे गांव में रहने वाली जैसा है, इस प्रकार से बकरी है जो हमारी यानी पाळीव प्राणी हम लोग जैसे बोलते हैं, वो भी एनिमल है। लेकिन ये एनिमल को भी कभी कभी ये फॉक्स खा सकता है या डायरेक्ट शेर खा सकता है। तो यहाँ पे एक ही चेन नहीं बन रही। अब डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक ऐसी चेन बन गई डायरेक्ट एकदम। तो बीच के अंदर एलिमेंट्स बढ़ भी रहे कम भी हो रहे।
इसी प्रकार से यदि ये रैबिट है तो इसको वाइल्ड कैट भी खाती है, या ये रैबिट को आउल भी खाता है, या घुबड़ जो है, गिधाड़, घुबड़ और गरुड़ जो है, या ऐसे एनिमल वो चूहे को, खरगोश को भी खाते हैं वहाँ से। और ये इनको यदि कब्जे में मिल गया तो ये वाइल्ड कैट कभी कभी ये आउल के ऊपर भी, जनरली वो आते नहीं पकड़ में, लेकिन कभी कभी पक्षियों को भी मारती है बिल्लियाँ। तो इस प्रकार के जो भी वाइल्ड कैट वाली जितनी भी स्पेसीज है वो सारे। और उसी प्रकार से ये जो माउस है ये इनको सांप भी खा रहे, और ये जो सांप है इनको भी इस प्रकार से ऐसे बड़े जो गरुड़ वाले जो पक्षी है वो सांप को खा रहे डायरेक्ट। तो इस प्रकार से जो ये फूड वेब जो है, यानी यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ फूड चेन है अलग अलग लेवल पे। तो ये हो गई हमारी फूड वेब इन द फॉरेस्ट। ये हमको सिर्फ समझना है कि ये सब सारा कैसा चलता है करके। सो फूड वेब इन द ग्रासलैंड की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर घास को खाने वाले जो चूहे जैसे जो छोटे छोटे एनिमल है वो भी एनिमल है, या इसको खाने वाले ये ग्रास हॉपर जो है, चिड्डा जो हरा वाला नाकतोड़ा बोलते हैं हम लोग, ये भी ऐसे भी ये है। इसको डायरेक्ट खाने वाले फिर ये पक्षी भी है इस प्रकार से कि जो ऐसे प्रकार के जो उड़ने वाले फ्लाइज जो है उनको खाने वाले है, या इनको खाने वाले रेप्टाइल्स भी है, पाल जो सरड़ा, खारुताई, वो ऐसे अन्य प्रकार के एनिमल्स है जो इनको खा रहे हैं, ऐसे कीड़ों को खा रहे हैं। इसी प्रकार से ये ग्रास को यहाँ पर रॉबिट यानी खरगोश भी खा रहा है, और ये खरगोश को यहाँ पे एक पक्षी भी खा रहा है। तो घास के ऊपर यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पे घास है। तो ये जो वेब है ये फूड वेब पर्टिकुलरली सिर्फ घास के इस पे ही डिपेंड है, यानी घास खत्म हो गई तो ये फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि इसका मेन प्रोड्यूसर है यहाँ पे घास। तो इस प्रकार से ये इसमें से कोई भी सस्टेन हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रोड्यूसर नहीं है, ये सारे कंज्यूमर है, लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ यहाँ पर घास है। तो ये बाकी के जिंदा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे। घास जिंदा रहना चाहिए सबसे पहले। तो इसी प्रकार से चूहे को खाने वाला सांप है और सांप को खाने वाला पक्षी है। तो ये सारा ऐसा चेन, यानी आपको यहाँ पर अभी देखना है कि कोई भी एरो ऐसा डेड नहीं है यहाँ पे। जैसा यहाँ से ये एरो, यहाँ से एरो, इसका मतलब क्या है? दिस इज शोइंग द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो। तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट का फ्लो बराबर कहीं ना कहीं से बने रह रहा है एक जगह पे। अब आखिरी में यदि हम लोग बात करेंगे तो समझ लो पक्षी के पास में वो एनर्जी खत्म नहीं हुई, वो पक्षी मरने के बाद में फिर वहाँ पे दूसरी सिस्टम चालू हो जाएंगी, फूड चेन। तो डेट्रिटियस फूड सिस्टम चालू हो जाएंगी, फिर उसका मांस सड़ जाएगा, खत्म होगा, उसमें से भी फिर बारीक बारीक छोटे कीड़े कीटक और फिर वहाँ पे रेप्टाइल्स और वो सारा आखिरी में वो भी खत्म कर देंगे उसको, और वो भी फिर से आखिरी न्यूट्रिएंट पहुँच रहे जमीन में ही फिर से, तो वापस फिर से इकोसिस्टम में बन रहे हैं। तो वो दूसरे किसी इकोसिस्टम को जन्म दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है ये हमको यहाँ पे देखना है कि इस प्रकार से फूड वेब और फूड चेन काम करती है। जैसा अभी हमने और एक ये वाटर बर्ड का यदि फूड वेब देखा तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा पहले तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरफ फाइटोप्लैंक्टन पानी के अंदर तैयार हो रहे, या फिर यहाँ पे कुछ एक्वेटिक जो एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है वो बन रहे, उसको खाने वाले यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के पक्षी है। इसके ऊपर आगे बढ़ने वाले जो ऐसे बेवटिव्स है ये भी बन रहे। उसके बाद में यहाँ पर फिर अलग अलग प्रकार के जो पक्षी है, इन पक्षियों को भी इनमें भी कैसा है कि इनमें भी डिपेंडेंसी है। इनमें भी जैसा ये यहाँ से ये भी पक्षी खा रहा है और ये भी पक्षी खा रहा है, तो एक ही फूड कई जगह पे अलग अलग 2-3 स्पेशीज के भी काम में आ रहा है यहाँ पे। फिर ऐसा ही यदि हम लोग आगे बढ़ते तो अब ये जू प्लैंक्टन को जो छोटे छोटे एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के जो पानी के अंदर के जो कीड़े है उसको फिश खा रही है। ये फिश को कुछ अलग अलग प्रकार के पक्षी भी खा रहे हैं और दूसरी बड़ी फिश भी खा रही है, और ये बड़े फिश को फिर ये जो ईगल या इस प्रकार के जो बड़े पक्षी है टर्शरी कंज्यूमर्स, तो ये भी खा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक प्राइमरी प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस से फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस प्रकार से एनर्जी एक वेब में बराबर ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये सिर्फ हमको एग्जाम्पल के जरिए समझना था, ये सारा समझने के लिए। अब ये इसका फूड चेन और फूड वेब का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने क्यों सीखा, इसको इकोसिस्टम को समझने के लिए हमने फूड चेन को समझा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है, कैसा होता है वही हमने यहाँ पे देखा फूड वेब के जरिए। देन इट मेंटेन्स, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ रहे, इट मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज एंड दस मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये सबसे बड़ा फीचर है फूड चेन का जो इकोसिस्टम को कायम करती है। यानी मैंने जैसा बताया कि संख्या बढ़ने नहीं देती,
इकोसिस्टम इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि जैसा कि देखो कि यदि खरगोश की संख्या बढ़ गई, खरगोश की संख्या बढ़ गई और खरगोश को खाने वाला बड़ा एनिमल नहीं मिल रहा, तो घास उगना बंद हो जाएंगी इकोसिस्टम में। ये ध्यान में रखो। अब सबसे खाने वाला आखिरी में क्या है? अपन टाइगर, सेव टाइगर क्यों बोलते हैं? टाइगर जिंदा नहीं रहेगा, इसका मतलब है उसको नीचे वाला जिंदा नहीं रहेगा, उसके नीचे वाला जिंदा नहीं रहेगा, उसके नीचे वाला जिंदा नहीं रहेगा। तो ये डिपेंडेबिलिटी है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है कि जैसा कि ये जो सिस्टम जो मैंने बताया कि जैसा एखादा एनिमल मर गया तो वो एनिमल को ख़त्म करके उसका पूरा डेट्रिटियस सिस्टम के अंदर उसको फिर से ज़मीन में पहुंचाने के लिए भी तो सब चीज़ें लगेंगी ना। अब यदि ऐसा नहीं होगा तो वो घास के लिए भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, कुछ दिन के बाद में तो घास उगना भी बंद हो जाएंगी। इसलिए सारी सिस्टम चलना जरूरी है। अब ये सारे सिस्टम के लिए ये जो सारा कंट्रोल होता है ना, वो पॉपुलेशन के जरिए होता है। यानी शेयर ज़्यादा मिलेंगे क्या अपने को? शेयर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टर्शरी कंज्यूमर है। उसके लिए सेकेंडरी कंज्यूमर होगा तो शेयर ज़्यादा रहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा होगा तो मिलेंगे, और नहीं तो फिर प्रोड्यूसर होगा ज़्यादा तो फिर वो दूसरे मिलेंगे, वो मिलेंगे तो वो शेयर भी मिलेगा। तो शेयर है, इसका मतलब नीचे के सब है, ये इंडिकेटर है हमारा। इसीलिए हम लोग सेव टाइगर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग वो पूरे फूड चेन को कायम रख रहे हैं, क्योंकि आखिरी वाला जिंदा रहेगा तो नीचे वाला सब सिस्टम काम में रहेंगे बराबर। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के वजह से, पॉपुलेशन कंट्रोल के वजह से। नहीं तो यदि सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है तो प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या बढ़ जाएंगी, तो फिर इकोसिस्टम वहां पे रुक जाएंगी। सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए टर्शरी कंज्यूमर नहीं है तो सेकेंडरी कंज्यूमर इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो अभी वैसे ही देख रहे हैं ना, शेर गांव के अंदर क्यों आ रहा? क्योंकि उसको वहां पे खरगोश खाने को नहीं मिल रहा, तो वो खरगोश के जैसे एनिमल उसको दिख रहा है कि गांव के अंदर मिलते हुए, तो चलो गांव के अंदर, तो वो इधर आ रहा है। सो इट डिस्टर्बिंग, उसकी इकोसिस्टम छोड़ के वो दूसरी इकोसिस्टम जा रहा है, तो वहां की इकोसिस्टम भी खत्म हो जा रही। अब यदि वो इधर आ गया और वो इधर के फूड चेन में यदि इन्वॉल्व हो गया, तो फिर उधर यदि खरगोश की पैदाइश बढ़ गई तो उनको कौन खाएगा? क्योंकि ज्यादा खरगोश हो गए तो वो पूरा घास खा के खत्म कर देंगे, तो नई घास आने के पहले ही वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। तो वहां पे नई चेन बन के फिर से हर साल दूसरा घास उगने की प्रक्रिया जो है वो स्लो हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो सारी फूड चेन है ये इंश्योर करती है, और ये होता है पॉपुलेशन के जरिए। इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या करोड़ों में है, उससे थोड़े बड़े उनकी संख्या थोड़ी कम है, उससे थोड़े बड़े उसकी संख्या और कम है। तो ऐसे जितने टर्शरी कंज्यूमर जो है उनकी संख्या लिमिटेड है, क्योंकि वो ज़्यादा हो गए तो फिर इधर का सब डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा काम। तो ये इकोसिस्टम में ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया जाता है, ये बनाया जाता है पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसीज के तौर पे। यदि एक स्पेसीज की पॉपुलेशन यदि बढ़ गई तो वो इकोसिस्टम भी वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है। दैट सिग्निफिकेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए फूड चेन जो है वो फूड चेन तभी कायम रहती है बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसीज। सो यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन जो होता है ये इट इज ये बायोमैग्निफिकेशन जो है एक प्रकार से हार्मफुल फिनोमिनन है, लेकिन ये फूड चेन में होता है। यानी किसी एक स्पेसी की संख्या बढ़ जाना तो वो बायोमैग्निफिकेशन हो गया, लेकिन वो फूड चेन के लिए या इकोसिस्टम के लिए घातक है, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर देगा इकोसिस्टम को। सेल्फ बैलेंसिंग का जो प्रक्रिया है वो बराबर कायम रहेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल इट बिल्ड अप्स द डीडीटी इन द हायर एनिमल। ये एक स्टडी के द्वारा दिखा गया है। ये जो हम लोग एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड मार रहे हैं ना, तो वो पेस्टिसाइड मार के फिर वहाँ पे जो इंसेक्ट्स है वो मर जा रहे, तो वो डेड इंसेक्ट्स को खाने वाले दूसरे एनिमल है, तो वो उसको खाने वाले दूसरे बड़े पक्षी है, वो बड़े पक्षी को खाने वाले दूसरे एनिमल है। तो जो बड़े एनिमल है उनके अंदर, उनके ब्लड के अंदर डीडीटी की मात्रा बढ़ने लग गई। क्यों? कि उनको एम्पल अमाउंट में डीडीटी से मरे हुए कीड़े खाने को मिल रहे, तो वो कीड़े डीडीटी से मर रहे, उसके साथ में उनको खाए जा रहे। तो इस प्रकार से ये जो है ये बायोमैग्निफिकेशन भी होता है कि किसी प्रकार के एक आधे न्यूट्रिएंट का सीवियर इफेक्ट भी हो सकता है किसी स्पेसीज पे, और वो सीवियर इफेक्ट वो है बायोमैग्निफिकेशन। लेकिन ये बायोमैग्निफिकेशन हमेशा फ्रूटफुल नहीं रहता है, इकोसिस्टम को हमेशा सपोर्टिव नहीं रहता है। तो ये इस प्रकार से जो डीडीटी वाला जो एक केस है, यहाँ पे एक केस स्टडी दिखाई गई है, तो इसको आप समझ सकते कि ये एक स्टडी के द्वारा पता गया क्या कि भाई डीडीटी जो है वो बड़े एनिमल्स के अंदर बढ़ रहा है। तो ऐसे ये जो है बायोमैग्निफिकेशन जो है ये हमको पता चलता है। अब इसके हिसाब से हमको यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ये हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम कैसी है
उसको दिखाने के लिए हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, उसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। अब यहाँ पे हम लोग सारे जो स्पेसीज है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी, उसको सारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बराबर। सो इट स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स, ऑफकोर्स यहाँ तो बेस में सबसे पहले प्रोड्यूसर ही है इकोसिस्टम में। दे कंज्यूमर्स एट द सक्सेसिव लेवल एंड एट द अपेक्स देयर आर द जो टर्शरी कंज्यूमर्स वगैरह जो वो रहेंगे, और इसीलिए उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि घास या जो छोटे ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा रहेंगी, उसको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी संख्या थोड़ी कम रहेंगी, उसको खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर उनकी संख्या कम रहेंगी, और टर्शरी वाले की एकदम कम रहेंगी। तो ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसा पिरामिड की तरफ बन रहा है। यानी जो सबसे बड़े जो कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर, उनकी संख्या कम है। वही मैंने जो बताया, पॉपुलेशन उनकी कम है। नीचे के पॉपुलेशन जैसे जैसे आएंगे नीचे के लेवल पे, तो प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है बनाने वाले। तो इस प्रकार से हम लोग एक पिरामिड बना सकते हैं। तो 3 टाइप के पिरामिड हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो ये तो हमको मालूम है कि एनर्जी और बायोमास ये तो है ही। तीसरा एलिमेंट हम लोग यहाँ पे नंबर के तौर पे भी हम लोग बता सकते हैं, संख्या के तौर पे। तो इस प्रकार से हम लोग पिरामिड बना सकते हैं अलग अलग। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो है यहाँ पे, जैसा हमने पिरामिड ऑफ नंबर यदि बोलेंगे हम लोग, तो प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा रहेंगी। तो ये ट्रायंगल का जो बेस है वहाँ पे प्रोड्यूसर रहेगा ये लेवल पे, उससे थोड़े कम रहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर। तो ये नंबर के हिसाब से टर्शरी कंज्यूमर का संख्या कम है। सो नंबर ऑफ एंटिटीज आर रिड्यूसिंग हियर। सो इस प्रकार से ये इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर बना सकते। अब इसको हम लोग ये अलग अलग जगह के लिए बना सकते, फिर एक फॉरेस्ट के लिए अलग, ग्रासलैंड के अलग, पैरासाइट्स के लिए अलग, ये सब अलग अलग जगह पे होगा। लेकिन ये ऐसे ही होगा क्योंकि ये तो सभी जगह पे मिल रहा है आपको, हर एक फूड चेन में, हर एक इकोसिस्टम में आपको प्रोड्यूसर भी मिल रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर भी है हमारे पास। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर हो गया। अब यहाँ पे यदि हम लोग ग्रासलैंड का यदि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारे अलग 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 छोटे प्रकार के प्रोड्यूसर्स है। इसको खाने वाले जो है वो हर्बिवोरस है, छोटे छोटे कीटक या जो छोटे प्राणी। इसको खाने वाले जैसे चूहे टाइप के जो एनिमल है उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाएंगी। उसको खाने वाले सेकेंडरी जो है उनकी संख्या कम हो जाएंगी, सांप वगैरह। और इसको खाने वाला ये जो पक्षी है ये एक ही मिलेगा आपको, जैसा गरुड़ बोलो या मोर बोलो है। तो इस प्रकार से आप लोग ये भी बना सकते हैं आप लोग। नंबर्स का पिरामिड जो है यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, ये नंबर कम कम होते जा रहा है, इसलिए ये हमारा एक पिरामिड बन गया। तो इसी प्रकार से दूसरे कहीं भी फूड चेन में हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर ये छोटे एनिमल्स की संख्या कम है, छोटे फिशेस वगैरह जो है इनको खाने के लिए, और ये प्रोड्यूसर्स है। फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर्स आगे, छोटी फिश उसको खाने वाली बड़ी फिश, और बड़ी फिश को खाने वाले फिर बड़े पक्षी। तो इस प्रकार से अलग अलग फूड चेन बना सकते हैं। अब ये जो है ये हमारी जो है उसके अंदर अपेक्स के ऊपर संख्या कम है हमारी। देखो ये टर्शरी कंज्यूमर्स है। अब यदि हम लोग यहाँ पे पैरासाइट्स की फूड चेन देखेंगे तो पैरासाइट्स के अंदर उल्टा है यहाँ पे। तो ये सबसे पहले नीचे जो है यानी परजीवी, तो झाड़ एक ही है, लेकिन झाड़ के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले जो पैरासाइट्स है यानी झाड़ को खा के जिंदा रहने वाले यानी हर्बिवोरस, ये इनकी संख्या बढ़ जाएंगी। इनकी पॉपुलेशन एक है लेकिन इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, इसके ऊपर से और उनके आगे पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे। अलग अलग प्रकार के कीड़े कीटक, इनकी संख्या और ज़्यादा रहेंगी, और इसको खा के फिर और आगे बढ़ने वाले जो है उनकी संख्या और ज़्यादा रहेंगी। तो क्योंकि इनको फूड मिल रहा है ना उस प्रकार से, तो जंगल है तो ये आपका पैरासाइट वाली फूड चेन भी कायम रह रही, क्योंकि उसके ऊपर से यहाँ से शुरू हो रही, क्योंकि इनको सबसे पहला फूड तो जंगल से मिल रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यदि हम लोग नंबर के अंदर यदि हम लोग समझते, तो एक जंगल के अंदर यदि हमारा पिरामिड हम लोग समझेंगे, तो एक जो पेड़ है वो एक पेड़ यहाँ पे 1 लाख कैटरपिलर्स को सपोर्ट कर सकता है, उसको फूड दे सकता है। लेकिन ये कैटरपिलर को खाने वाले ब्लैक बर्ड जो है वो कम ही रहेंगे, 10 ही रहेंगे, क्योंकि एक ज़्यादा संख्या को खाता है। एक बर्ड को ही बहुत सारे कैटरपिलर लगते हैं खाने के लिए ऑन द डेली बेसिस यदि सोचेंगे तो हम लोग। तो इसलिए उनकी संख्या कम है, और इसको खाने वाला एक ही बुजाड़ है, तो ये पक्षी को खाने वाला एक ही एनिमल हो सकता है उस एरिया में। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन के जरिए इकोसिस्टम कायम होती है, यानी जो प्रोड्यूसर है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और जैसा जैसा ऊपर लेवल बढ़ते जाएंगे हम तो उनकी संख्या कम होती जाती है। इसीलिए वो एनर्जी का फ्लो बना रहता है। नहीं तो टर्शरी वाला सेकेंडरी को खाएगा, सेकेंडरी वाला नीचे को प्राइमरी वाले को, प्राइमरी वाला प्राइमरी प्रोड्यूसर को इतना खत्म कर देगा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ही वहाँ से नष्ट हो जाएंगे। तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गई, खत्म हो गई, एनर्जी का फ्लो रुक गया वहाँ पे। तो ये सारा चीज़ हो सकता है वहाँ पे। तो ये हमको डायग्राम के जरिए हमने यहाँ पे देखा। अब ये बायोमास का यदि पिरामिड हम समझते हैं यहाँ पे, तो बायोमास में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि
सबसे ज़्यादा बायोमास है यहाँ पे, यानी हम लोग यदि उसको किलोग्राम में वेट के हिसाब से गिनेंगे तो ये 1000 किलो है। तो उसके ऊपर से उसको जो डिपेंडेंट है हर्बिवोरस, इनकी संख्या कम हो जाएंगी, यानी यहाँ पे बायोमास 100 kg रहेगा सिर्फ, क्योंकि इनकी वैसे भी पॉपुलेशन कम ही है ना, यानी इनका जो मास है वो एक बायोमास हो गया एक प्रकार से, वो दूसरे के लिए खाद्य हो गया। तो उसके वो खाने वाले जो ऐसे प्रकार के जो प्राणी हैं तो वो और संख्या कम है उनकी, तो वो 10 किलो ही हो गए समझ लो, और उसको खाने वाला जो शेर है वो एक ही रह गया। तो इस प्रकार से इन टर्म्स ऑफ केजी या इन टर्म्स ऑफ बायोमास हम लोग बोलेंगे। बायोमास बोले तो जो दूसरे के लिए उपयुक्त तो खाद्य, जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो दूसरे के लिए नहीं, डिग्रेडेबल मटेरियल वो अलग कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो जो दूसरे के खाने के काम में आता है, फिर वो डिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन डिग्रेडेबल भी हो सकता है, लेकिन वो काम में आता है दूसरे के। इस प्रकार से वो बायोमास हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द टोटल बायोमास दैट इज द ड्राई मैटर एट एवरी लेवल इन द फूड चेन। तो ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर मरीन के अंदर यदि हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादातर है, तो यहाँ पे बायोमास जो है वो यहाँ पे कम है, लेकिन इसको खा के इनका बायोमास बढ़ रहा है हर्बिवोरस का। तो यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड है, यहाँ पे बायोमास का पानी के अंदर इन्वर्टेड पिरामिड है, और इनको खाने वाली बड़ी मछलियाँ जो इनकी संख्या कम है। तो इस प्रकार से ये बायोमास का यहाँ पर इन्वर्टेड है इकोसिस्टम में। ये जो है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड है, और ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फॉरेस्ट का जो है, तो वहाँ पे हमारा या टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है यहाँ पे अपराइट है। तो ये दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप कि जो यानी अब देखेंगे यदि हम लोग ऐसी सोचेंगे तो यदि हमारे इकोसिस्टम में ये दोनों चीज़ें हैं तो एनर्जी तो बैलेंस ही हो जा रही है एक प्रकार से, एनर्जी तो बैलेंस ही हो जा रही है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम कम होती जा रही है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा ज़्यादा होती जा रही। तो इसी प्रकार से वो सर्कुलेशन में एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में भी बायोमास फ्लो होता, और वहाँ पे दूसरे से और तीसरे में जाता, और ऐसा करके फिर से सर्कुलेशन में वो एनर्जी कायम रहती है इकोसिस्टम में। अब यहाँ पे एनर्जी का पिरामिड देखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द ईच ट्रॉपिक लेवल हम लोग बात कर सकते हैं। सो ये ऑलवेज ऊपर तक ही होता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर की यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी को कंजम्पशन करने वाली है ना, वही है ना, प्रोड्यूसर ही है ना। जो सनलाइट से एनर्जी आ रही मेन सोर्स, वो किसको मिल रहा है? प्रोड्यूसर को मिल रहा है, जो भी बनाने वाले हैं, यानी पर्टिकुलरली ग्रास और प्लांट्स, तो वो प्रोड्यूसर है। तो इनके अंदर की यदि एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यदि गिनेंगे हम लोग जूल के अंदर यदि गिन रहे हैं तो यहाँ पे 10,000 जूल की एनर्जी है प्राइमरी प्रोड्यूसर के तौर पे। लेकिन इस पे डिपेंडेंट बनने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको जो खा के जो ग्रोथ हो रही उनकी वो वाली संख्या कम है, उनके इसके एनर्जी थोड़ी कम हो जाएंगी, 1000 जूल हो जाएंगी। फिर उसके सेकेंडरी कंज्यूमर जो है उनकी 100 जूल हो जाएंगी, और टर्शियरी कंज्यूमर की अंदर 10 जूल हो जाएंगी, क्योंकि इसका पॉपुलेशन कम रहेगा, इसका ज़्यादा है, इससे थोड़ा ज़्यादा है, और इससे सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए सनलाइट से आने वाली टोटल जो एनर्जी है वो एनर्जी अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब यहाँ पे मैंने जैसा पहले डायग्राम में बताया था कि जो बची वाली एनर्जी है ना वो इवॉल्व भी हो रही है एटमॉस्फेयर में, फिर इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ अदर केमिकल रिएक्शंस, इन टर्म्स ऑफ हीट, तो अलग अलग प्रक्रिया में वो इवॉल्व भी हो रही है एनर्जी। तो यदि पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुई तो वो इवॉल्व हो गई, तो कहीं तो भी वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है हमारा, सो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इन यूनिडायरेक्शनल, इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन है उसकी। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ये समरी में हम लोग समझ रहे हैं अभी। यहाँ पे तो प्लांट्स कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ये तो हमको भी समझ में आ गया अभी। एनर्जी इज लॉस्ट इन द बॉडी फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं, जितने भी एनिमल्स है वो सारा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी उनकी कंज्यूम हो रही है वहाँ पे, यानी एक प्रकार से लॉस हो रही है वो। अवेलेबल पासेस टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी जो हमारे पास एनर्जी बची है उसको हमको खाने वक्त दूसरा जो जिंदा रह रहा है वो उसके लिए काम में आ रही है वो एनर्जी। सो इट फॉलोज द टू लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये एनर्जी का फ्लो यहाँ पर अप्लीकेबल है। और सेकंड लॉ है एनर्जी डिसिपेट्स एज इट इज यूज, यानी एनर्जी आगे 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 बहते जाती है एक प्रकार से, जैसी जैसी वो यूज होती है तो डेसिपेट होते जाती है वो। सो एनर्जी फ्लो मॉडल जो है, अब इसके लिए फिर एनर्जी फ्लो मॉडल दिए, इसको आपको वो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ आपको डायग्राम दिखा दूंगा इसके। तो अभी ये यहाँ से सन से आ रही है एनर्जी, प्रोड्यूसर को मिल रही है, यहाँ से कुछ हीट इवॉल्व हो जा रही है, फिर कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ हीट इवॉल्व हो जा रही है, फिर यहाँ पे डिकम्पोजर के पास में आ रहा है, यहाँ पर भी कुछ हीट इवॉल्व हो जा रही है, और यहाँ से फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का जो है
वहाँ पर भी कुछ एनर्जी मिल रही है और यही एनर्जी फिर सॉइल के जरिए, पानी के जरिए और अलग अलग प्रक्रिया से फिर से प्रोड्यूसर को ही मिल रही है, जिसका सन के हिसाब से इस्तेमाल करके फिर से प्रोड्यूसर का एनर्जी का फ्लो ये बना रह रहा है बराबर। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है, इसके लिए एक यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल दिया गया है। ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ मालूम चाहिए कि जैसा कि यहाँ से यदि एनर्जी आ रही है तो कुछ प्लांट्स के अंदर जा रही है, फिर कुछ अलग अलग स्पेसीज में जा रही है, अलग अलग हिट्रोटॉप्स जो है उसकी तरफ जा रही है, फिर या फिर हर्बिवोरस, कार्निवोरस। तो यह ऐसे अलग अलग वेज में हम लोग डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, फिर यहाँ पे एनर्जी कम हो गई, फिर आगे एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रही और बाकी जो एनर्जी जो एटमॉस्फेयर में या फिर अदर जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर वो अपने आप से ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये एक यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो का जो मॉडल है, ये हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बायोमास जो है वो अपने आप से बराबर, यानी एक झाड़ एक पत्ता बनाता है, एक फल बनाता है, वो फल जमीन पे गिर के फिर सड़ जाता है और फिर सड़ के उसका डिकम्पोजिशन होकर ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है और वो ऑर्गेनिक मैटर का कुछ दिन के बाद में फिर सॉइल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी NPK और मैग्नीज, कैल्शियम और लाइम, सभी अलग अलग प्रकार के केमिकल्स उसमें से निकल जाते और वो एक प्रकार से मिट्टी के घटक ही है। तो आखिर में मिट्टी बन रही है उसकी, और फिर वही मिट्टी से फिर से पानी के जरिए उसके अंदर के न्यूट्रिएंट घुल के फिर से वो जड़ के जरिए फिर से पेड़ के अंदर आ रहे हैं और इस प्रकार से वो एक साइकिल अपना बराबर एनर्जी का बन रहा है। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो का मॉडल यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा मॉडल यहाँ पे सिंगल चैनल वाला यदि बोलेंगे तो यहाँ पर सिंगल चैनल में कैसा है कि सिंगल चैनल का मतलब ऐसा है कि एनर्जी है जो है ये फ्लो होती रहती है हमेशा, सिर्फ उसमें जहाँ भी रिएक्शन हो रही उसके हिसाब से फिर वो बीच बीच में फिर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। लेकिन यहाँ पे है कि भाई प्रोड्यूसर से लेके तो टर्शरी कंज्यूमर तक का एनर्जी फ्लो होते रहती है और उसको फिर बीच बीच में फिर अलग अलग जगह पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो ये एक सिंगल वाला, ये सिर्फ आपको मालूम चाहिए। या फिर कुछ जगह पे यहाँ पे वाई शेप का भी डबल चैनल फ्लो का भी हम लोग मॉडल देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसा कि कोई एनर्जी आ रही है, सो एंटायर बायोमास कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एज ए क्वालिटी एज हाई। पूरा का पूरा बायोमास एक ही प्रोड्यूसर पूरा का पूरा डायरेक्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो खा के उसको खत्म नहीं करेगा, तो कुछ दूसरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो घास है उसको कुछ एनिमल खाएंगे, लेकिन बाकी का घास जो है वो अपने आप से खुद होकर डेड हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दो साइकिल चालू हो गए, जो घास है जिसको कोई जानवर खा के उसने अपनी फूड चेन आगे बढ़ा दिया, और जो दूसरी घास है जो मर जा रही तो उसका ऑर्गेनिक मैटर बन के उधर से दूसरी एक फूड चेन बन के तैयार हो जा रही। तो दो डायरेक्शन तैयार हो गई एनर्जी की फ्लो की। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 100% बायोमास एक ही डायरेक्शन से कभी भी कंज्यूम नहीं होता। तो फिर ये यूनिडायरेक्शनल या वाई शेप वाला जो है, सो हियर द मेजर बायोमास एंटर्स द डेट्रिटियस फूड चेन अलॉन्ग विद द ग्रेजिंग फूड चेन गिव्स द वाई शेप। यानी जो मैंने ग्रास का एग्जांपल बताया यहाँ पे, तो कुछ जंगल के जो पेड़ है वो जंगल के पेड़ को फल लग रहे और कुछ पेड़ को कुछ भी नहीं लग रहा। तो वो पेड़ कुछ दिन के बाद में उनका एज होने के बाद में खत्म हो जा रहे और फिर से जंगल में बढ़ जा रहे। तो पूरा बायोमास कंज्यूम नहीं हुआ, वो पेड़ ने कुछ समय तक वो बायोमास यूज किया, बाद में वो पेड़ खत्म हो गया। फिर वो पेड़ का भी जो झाड़ पत्ते लकड़ी है वो दूसरे काम में आ गए, वो दूसरे इकोसिस्टम में एंटर हो गई। फिर वहाँ पे उसका एनर्जी का फ्लो चालू हो गया है। फिर वो लकड़ी काट के ला रहे हैं, अपन जला रहे हैं उसको, तो वो हमारे आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है हमारी इसके अंदर आ गए, फिर उसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऊर्जा एनर्जी को। तो इस प्रकार से वाई शेप की फ्लो मॉडल हो सकता है एक आध बार। तो इस प्रकार से ये आज हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा इकोसिस्टम है और इकोलॉजी से हमने शुरुआत की थी, इकोसिस्टम और उसके अंदर की जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो हमने देखे, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, और फूड चेन और फूड वेब कैसी होती है करके। अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इकोसिस्टम का कुछ और पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए हमको फिर वो सारा हमको कार्बन साइकिल वो सारा देखना है भी अपने को। सो धीरे धीरे वो आएगा। सो हम लोग यहाँ पे रुक जाते। थैंक यू।